गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मौर्य पाठशाला लर्निंग में। और जैसा कि मैं पहला वीडियो लाया था और इसमें आप लोगों को बताया था कि कैसे क्या क्या मूल विधि का सिलेबस होगा जो हम कवर करेंगे कुछ ही दिनों में, क्योंकि आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम अब जल्दी आने वाला है, कुछ ही महीनों बाद। तो कुछ लोग उसकी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, वो सोचते हैं अच्छा कंटेंट कहाँ से मिले। तो उसके लिए मैंने पहले वीडियो में कवर किया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और अब धीरे धीरे से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। अगर आप लोगों को मेरा ये कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को बताइए, और जो भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को बताइए कि एक अच्छा कंटेंट आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न गवाते हुए चलते हैं अपने लेसन की ओर। तो दोस्तों, आज के चैप्टर में आपको बेसिक से कुछ चैप्टर्स कवर करूंगा, और उन चैप्टर्स में कितनी धाराएं हैं उनको कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला जो हमारा चैप्टर है वो है प्रस्तावना, जिसमें धाराएं 1 से 5 तक हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दें कि आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 6 अक्टूबर 1860 को लॉर्ड मैकेले द्वारा बनाया गया था, और इसको 1 जनवरी 1862 को लागू कर दिया गया था। दोस्तों, इसमें चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर्स 23 हैं और धाराएं 511 हैं। तो ये हुआ कुछ इसका बेसिक स्ट्रक्चर, और चलते हैं अब नेक्स्ट अपने चैप्टर 1 में। और चैप्टर 1 में जो सेक्शंस हैं वो 1 से 5 तक हैं। तो पहले सेक्शन की बात करते हैं कि पहले सेक्शन में क्या बताया गया है। धारा 1 हमें ये बताता है कि जो ये हमारा आईपीसी है इसका पूरा नाम क्या है और इसका विस्तार कहाँ तक है। तो दोस्तों, इसका पूरा नाम भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड 1860, और विस्तार संपूर्ण भारत में है। पहले इसका विस्तार जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन दोस्तों ये जब से 370 धारा हटी है तब से संपूर्ण भारत में इसका प्रभाव है, ये संपूर्ण भारत में लागू है। तो दोस्तों, ये हुआ आपका चैप्टर 1 का सेक्शन 1, जिसमें उसका नाम, संपूर्ण नाम और उसका विस्तार बताया गया है। दोस्तों, बात करते हैं अब धारा 2 की। इसमें अपराध का दंड, इसमें ये बताया गया कि जो अपराध का दंड है वो कहाँ लागू होगा और किस पर लागू होगा। तो दोस्तों, भारत में लागू होगा। जो ये आईपीसी है ये भारत में लागू होगा, और भारत के सीमा क्षेत्र में हुआ हो, मतलब कि जो ये भारत से बाहर ना हो। और लेकिन इसका एक पॉइंट भी है दोस्तों, जिसमें ये बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति, मतलब भारत का प्रत्येक नागरिक पर ये दंड लागू होगा। जो हमारा आईपीसी की धाराएं हैं उस पर लागू होंगी, और विदेशी नागरिक पर भी। विदेशी नागरिक तो मतलब दोस्तों क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई बाहर का आदमी है और वो भारत में कांड करता है, कोई भी कृत्य कर देता है, एक्ट कर देता है, तो उस पर भी आईपीसी की धारा लागू होगी। इससे रिलेटेड एक केस आया था जो उसको देख लेते हैं। मुबारक अली वर्सेस बॉम्बे केस था। इसमें हुआ क्या दोस्तों कि भारतीय नागरिक से पाकिस्तान का एक नागरिक ने चावल मंगाया, और चावल मंगाकर उसको
भाई एक वो हुआ कि आप मुझे 5 क्विंटल चावल दे दीजिए, उसके बदले मैं आपको पैसे दे दूंगा। लेकिन होता क्या दोस्तों कि वो जो चावल तो ले लेता है, लेकिन उसका जो पैसा है वो नहीं देता है, वो देने से वो इनकार कर देता है। तो उसका पहले से इंटेंशन था कि मैं भारत से पैसे ले लेता हूँ, सॉरी वो चावल ले लेता हूँ और चावल लेने के बाद मैं उसको पैसे नहीं दूंगा। तो ये 420 का केस होगा दोस्तों। इस पर उस जो पाकिस्तान के व्यक्ति ने किया है कृत्य, उस पर यह केस लागू होगा, हमारी आईपीसी उस पर लागू होगी। तो दोस्तों ये है आपका चैप्टर 1 का सेक्शन 2। अब दोस्तों बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 में ये बताया गया है अपराधों का दंड जो भारत से परे हुआ हो। भारत से परे का मतलब दोस्तों कि कोई ऐसा अपराध है जो भारत में ना हो करके वो कहीं विदेश में हुआ हो। जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो यहाँ से जाता है यूएसए और यूएसए में किसी का मर्डर कर देता है। तो मर्डर करने के बाद फिर क्या होता है कि जो हमारी आईपीसी है वो उस पर लागू होंगी, उसको अपराध मिलेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 में ये बताया गया है कि राज्य क्षेत्रातीत अपराध, मतलब दोस्तों ये है, इसका मतलब कि भारत से परे या भारत के बाहर के अपराध। भारत से बाहर के अपराध मतलब वो जो सेक्शन अभी आपने ये 3 पढ़ा हुआ है, और ये 3 का ही थोड़ा विस्तारित रूप है। इसमें थोड़ा डिटेल्स में बता दिया गया है कि बाहर से परे क्या क्या अपराध हो सकते हैं और कैसे क्या, तो इसके बारे में बताया गया है दोस्तों। जैसे पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे कि भारत से परे या बाहर। भारत से परे जैसे अभी उसमें सेक्शन 3 में बताया गया है कि भारत से परे। तो दोस्तों मतलब ये मान लीजिए कि जैसे अभी बताया मैंने, कोई बाहर है, यहाँ ये भारत का नागरिक है, वो बाहर जाके केस कुछ कर देता है कांड, या तो ऐसा कुछ इसमें लागू होगा। और यहाँ पे बात करते हैं शिप या एयरक्राफ्ट की। तो मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई भारत का जलयान या फिर एयरक्राफ्ट है जो ऐसा करता है कि वो बिना किसी परमिशन के वो एयरक्राफ्ट को कहीं और लैंड कर देता है और कुछ ऐसा एक्ट कर देता है जो कि हमारे मूल विधि में उसे दंड माना गया है, तो उस पर वो आईपीसी की धाराएं लागू हो जाएंगी। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट कंप्यूटर द्वारा अपराध। जैसे आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे एक्ट हो चुके हैं जो विदेश से भारत में किया गया हो, और फिर उस पर वही है, अगर विदेश से भारत में एक्ट किया गया है तो कंप्यूटर द्वारा किसी को कोई क्षति पहुंची है, किसी का अपमान हुआ है, किसी का पैसा, कुछ भी ऐसा एक्ट होता है तो उस व्यक्ति पर हमारी आईपीसी काम करेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ सेक्शन 5 में आते हैं, चैप्टर 1 का 5, जिसमें बताया गया है कि आईपीसी की कुछ विधियों पर प्रभाव का ना होना। मतलब कुछ ऐसे एक्ट हैं जिस पर हमारे आईपीसी की जो धाराएं हैं लागू नहीं होगी। विशेष विधि जैसे एएफ मतलब कि आर्मी फोर्स, और एएफएसपीए मतलब कि आर्मी फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। तो सैन्य विधि, कोड की अवमानना, इन पर आईपीसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्थानीय कानून दोस्तों, जैसे कोई भी राज्य सरकार है या वो अपना एक स्पेशल कानून बनाती है तो उस पर भी हमारा कानून जो आईपीसी है वो लागू नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं अभी क्या सुधार करें और कैसे क्या करना है, क्या सुधार कर सकें और जिससे आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट पहुंचा सकें। मेरा लक्ष्य यही है कि मेरा कंटेंट जो है आप लोगों को पहुंचे और अच्छे से अच्छे
आप लोग समझ सकें, और इसकी नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा। और जो मैं अगर स्पेशल कुछ बताता हूँ तो उसको आप नोट कर लीजिएगा, और एक अच्छे से नोटबुक बना करके उसको अच्छे से रखिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। तो ये आपका हो गया सेक्शन 5। तो दोस्तों ये आपका प्रस्तावना है, सबसे पहला जो आपका चैप्टर 1 है, जो प्रस्तावना है, इसको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उसको फिर से आगे आने वाले चैप्टर में उसको फिर से एक बार ओवरव्यू आप लोगों को दे दूंगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में 6 से 52A तक यहाँ पे धाराएं इसमें हैं। और दोस्तों जैसा आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो ये है आईपीसी है, ये चैप्टर्स में बटा हुआ है, और चैप्टर्स को फिर धाराओं में कन्वर्ट किया गया है, और फिर एक एक धारा को बताया गया है कि कौन सी धारा किसके लिए लागू होती है। तो इसी के साथ दोस्तों अब चलते हैं चैप्टर 2 के तरफ, और चैप्टर 2 में सेक्शन 6 को देखते हैं। जो हमारे धारा 6 है वो सामान्य अपवाद को बताते हैं। मतलब कि इसका मतलब ये है आईपीसी की प्रभाव नहीं डालेगी, आईपीसी प्रभाव नहीं डालेगी। जैसे मान लीजिए कि 7 से कम या 7 से कम या पागल पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कोई बच्चा है जो 7 साल या 7 साल से कम है तो उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, या पागल है तो उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बताया गया है सेक्शन 6 में सामान्य अपवाद। कुछ ऐसे सामान्य अपवाद है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट अब बढ़ते हैं सेक्शन 8 की तरफ। सेक्शन 8 और धारा 8 में ये बताया गया लिंग। मतलब लिंग का मतलब बताया गया कि वह ही से पुरुष व महिला में से कोई भी हो सकता है। मतलब दोस्तों ये मान लीजिए जैसे कि पुरुष या महिला में से कोई भी हो सकता है। क्या मतलब यह है कि जो धारा 8 है साफ साफ इसमें ये कहा गया है कि पुरुष का मतलब है कि वो मानव हो, वो ह्यूमन बीइंग हो, और महिला हो। तो ये बताया गया है सेक्शन 8 में। और इसी के साथ अब बात करते हैं सेक्शन 10 की, जिसमें बताया गया है कि पुरुष स्त्री को परिभाषित करता है। जो हमारा धारा 10 है वो पुरुष और स्त्री को परिभाषित करता है, जो किसी भी आयु का की हो सकती है 10 वर्ष की हो सकती है। इसमें मतलब दोस्तों यही नॉर्मली बताया गया है कि जो हमारी सेक्शन 10 है पुरुष और स्त्री को परिभाषित करता है। जो हमारा सेक्शन है ये पुरुष और स्त्री को परिभाषित करता है, जो किसी भी आयु का की हो सकती है। मतलब दोस्तों इसका मतलब है कि आप एक केस आया होगा जिससे आप लोग समझेंगे कि एम्पायर वर्सेस टटिया महादेवन केस आया था। इसमें हुआ क्या था दोस्तों कि एक 10 साल की लड़की थी, उस पर सामान्य प्रहार किया गया। मतलब कि उसको उसके ऊपर बैठ करके उसको मारा पीटा गया, थप्पड़ चाटा मारा गया है। तो उस पर धारा 352 लग जाती है, लेकिन बॉम्बे कोर्ट उसको अवमानना कर देता है, और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में धारा 354 का लज्जा भंग होने के उसमें इसको बताया गया है कि मतलब अगर कोई महिला है, चाहे वो कितने भी एज की हो, कितना भी हो, अगर उस पर कोई भी प्रभाव पड़ता है, कोई भी ऐसा एक्ट किया जाता है तो वो एक उसमें मतलब आएगा, उसको दंड के रूप में माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेक्शन 11 में बताया गया व्यक्ति। इसमें व्यक्ति की परिभाषा दी गई है कि मतलब देखिए अब जैसे कि ये सेक्शन 10 में इसमें मतलब बताया गया कि स्त्री और पुरुष मतलब ये 2 लोग हो सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट ये बताया गया है कि 11 में कि व्यक्ति का मतलब है दोस्तों जैसे कंपनी हो सकती है, संगम मतलब कोई ग्रुप हो सकता है, व्यक्ति निकाय
कोई समुदाय हो सकता है। तो मतलब अगर ऐसा कुछ होता है तो वो व्यक्ति के ही उसमें परिभाषित किया गया कि वो एक व्यक्ति माने जाएंगे। और इसी के बाद दोस्तों बात करते हैं सेक्शन 12 की, जिसमें लोक का मतलब बताया गया है कि लोक तो क्या होता है। लोक का मतलब व्यक्ति का कोई वर्ग, लोक मतलब होता है, इसमें साफ साफ बताया गया है कि लोक का मतलब होता है व्यक्ति का कोई वर्ग। अब दोस्तों आप लोगों के मन में चल रहा होगा डाउट कि ऐसे मतलब एक धाराएं क्या कुछ एक्सप्लेन नहीं है, कैसे मतलब इतनी छोटी सी कैसे इसमें क्या समझ में कैसे वहाँ पूछा जाता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि जो व्यक्ति का वर्ग है, लोक है, ये इसका परिभाषा किस धारा में दिया गया है। तो वहाँ पे सीधा सीधा लिखा होगा धारा 12 या धारा 13, 15 समथिंग एल्स, मतलब ऐसे हो सकता है। तो वहाँ से आपको सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली टिक कर देना है बस, और ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है एक इम्पॉर्टेंट धारा है इस चैप्टर की। इम्पॉर्टेंट का मतलब दोस्तों टिक किया है तो इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट ही होगा। इसमें यह बताया गया है कि सरकार के सेवक, सरकार के सेवक मतलब दोस्तों कि सरकार के सेवक कौन कौन है। केवल असैन्य अधिकारी, जो सरकार के सेवक होते हैं वो केवल क्या होते हैं, केवल असैन्य अधिकारी। असैन्य अधिकारी का मतलब जैसे दोस्तों केंद्र लोक सेवा, अखिल लोक सेवा, राज्य लोक सेवा, तो ये जो हैं हमारे सरकार के सेवक के रूप में हमारे सेक्शन 14 में 14 में बताया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। फिर दोस्तों अब उसी से रिलेटेड एक और धारा है तो मैं इसको भी साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे सेक्शन 21 है तो ये भी एक इम्पोर्टेंट धारा है। जैसे इसमें देखिए आप बताया गया है कि सरकार के लोक सेवक और इसमें बताया गया है लोक सेवक, तो दोनों में डिफरेंट क्या है दोस्तों ये आज आपको मैं क्लियर कर दूं। लोक सेवक क्या होते हैं और जो हमारे सरकार के लोक सेवक कौन से होते हैं। देखिए इसमें सभी सैन्य एंड असैन्य अधिकारी आते हैं, सैन्य और असैन्य अधिकारी आते हैं। जैसे आर्मी, एयरफोर्स, जल सेना और जज, नगर निगम। तो दोस्तों ये जो हैं लोक सेवक हैं और जो ये हैं सरकार के सेवक हैं। अब देखिए दोस्तों मैं बताऊं कि जो सरकार के सेवक हैं ये सभी लोक सेवक हैं, लेकिन सभी लोक सेवक सरकार सेवक नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, ये एक डिफरेंट है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या सभी लोक सेवक सरकार के सेवक हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। सभी लोक सेवक सरकार के सेवक नहीं हो सकते, लेकिन सभी सरकार के सेवक लोक सेवक हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग के हित के लिए तो काम करते हैं ना दोस्तों। तो इसमें 21 में यही बताया गया, इसमें 14 में ये बताया गया कि सरकार के सेवक कौन कौन से हैं और इसमें बताया गया कि लोक सेवक कौन कौन से हैं। तो जैसे आर्मी, एयरफोर्स, जनसेवा, ये लोग के लिए तो काम करते हैं ना, कि अपने लिए करते हैं, कि सरकार के साथ साथ उसमें भी करते हैं ना। तो इसीलिए दोस्तों सभी लोक सेवक सरकार सेवक नहीं हो सकते, लेकिन सभी सरकार सेवक लोक सेवक हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे सेक्शन 17 में बताया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। मतलब कि सरकार का मतलब बताया गया है इसमें कि एक केंद्र सरकार होगी और एक राज्य सरकार होगी, बस इतनी सी बात। और उसके बाद सेक्शन 21 में दोस्तों 21 में ये बताया गया दोस्तों कि मूवेबल पार्टी मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जंगम संपत्ति। जैसे आपकी जंगम संपत्ति का मतलब है जैसे कार है, बाइक है, पैसा है। मोबाइल मतलब जो चलती रहे ऐसा कुछ। और भूमि इसके अंतर्गत नहीं आती है। हाँ, ये ज़रूर है कि केवल भूमि से उपज की गई फसल जब किसान अलग कर लेता है खेत से तो वह मोबाइल प्रॉपर्टी आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो फसल है, फसल जब अलग करता है, अलग करने के बाद वो बेचेगा ना, बेचने के बाद वो फिर और कहीं जाएगी, फिर और जाएगा, उससे पैसा मिलेगा। तो ये मोबाइल प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है।
अब फिर दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट धारा बात कर लेते हैं, सेक्शन 23, जो कि इसमें बताया गया है सहदोष अभिलाभ और सहदोष हानि। दोस्तों मीन्स रॉन्गफुल गेन्स और रॉन्गफुल लॉस। इसका मतलब दोस्तों ये इम्पोर्टेंट धारा है, इसको आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। रॉन्गफुल गेन्स एंड रॉन्गफुल लॉस, दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि ये मान के चलिए जब कुछ ऐसा एक्ट हो, ठीक है, जिसमें किसी को, इसमें ये सिंपल सी बात मान लीजिए कि सहदोष, और सेक्शन 23 में सहदोष और अभिलाष का एक परिभाषित किया गया है। तो सहदोष और सहदोष अभिलाभ और सहदोष हानि, इसका सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों कि सहदोष मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि एक किसी को लॉस हुआ और किसी का लाभ हुआ, तो इसका एक थोड़ा सा मैं आपको एक नीचे केस बताता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक केस था के.एन. मेहता वर्सेस राजस्थान राज्य। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि सेक्शन 300 धारा जो है उसके ऊपर 379 लग जाती है। जैसे इसमें हुआ, इस केस में हुआ क्या था, सिंपल ये बताते हैं। इस केस में हुआ था कि एयरफोर्स जो सैनिक था, कोडेट था, उसने एयरक्राफ्ट को भारत से पाकिस्तान में विदाउट परमिशन लैंड करवा दिया था। विदाउट परमिशन क्या कहते थे, लैंड करवा दिया था। तो अब क्या हुआ कि भारत को तो लॉस हुआ ना, और लाभ किसको हुआ, वो कैडेट को। तो दोस्तों यही मतलब है कि इसमें एक को हानि होगी और एक को लाभ होगा, तो उस पर 379 एक धारा उसके ऊपर लग जाती है। और उसके बाद 23 जो कि बेईमानी से रिलेटेड है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड है ऊपर, जो 23 के ये आगे चल के यूज होंगे, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए 24 सेक्शन में ये बताया गया है बेईमानी। बेईमानी का मतलब दोस्तों किसी को निर्दोष लाभ होगा और किसी को हानि होगी, तभी वो बेईमानी मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि ए पर्सन है, ए पर्सन की घड़ी बी ने चुरा ली, बी ने चुरा लिया, तो अब जो ए को क्या हुआ है, ए को तो निर्दोष हानि हुई है ना, और बी को निर्दोष लाभ हुआ है। तो रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। तो लॉस किसका हुआ है, ए का, और क्या कहते हैं प्रॉफिट किसको हुआ है, लाभ किसको हुआ है, बी को। तो ये एक बेईमानी से मानी जाती है। अब दोस्तों बता दें 24 एंड 25 दोनों में डिफरेंट क्या है, क्योंकि ये हमारे कोड भी, जो हमारी आईपीसी है, ये भी क्लियर नहीं कर पाती है। फिर भी मैं चाहूँगा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इसमें क्लियरिटी ला सकूँ इन दोनों सेक्शन में होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, किसी को निर्दोष लाभ जो 24 में बताया गया और निर्दोष हानि के बारे में बताया गया कि बेईमानी कब होगी, लेकिन कपटपूर्ण क्या होता है, कपटपूर्ण देखिए ये भी सेम बेईमानी की तरह होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या है उसको मैं आप लोगों के सामने ज़रा प्रस्तुत करता हूँ। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि कपटपूर्ण में धोखे के साथ साथ क्षति होना आवश्यक है। क्षति मतलब समझते हैं, क्षति, क्षति का मतलब होता है कि आपको कुछ न कुछ नुकसान हुआ हो ना। नुकसान का मतलब है कि आपका, ये आगे चल के मैं क्लियर कर दूंगा क्षति में क्या क्या 4 पॉइंट होते हैं। मान लीजिए आप एक सिंपल ये मान लीजिए कि आपके मेंटली, बॉडी या फिर संपत्ति, या फिर मान लीजिए कुछ ऐसा आपको बॉडी में मान लीजिए कि आपके कोई ना कोई हाथ या फिर फ्रैक्चर्स कुछ ऐसा हुआ हो, नुकसान हुआ हो, ठीक है दोस्तों। तो कपटपूर्ण मतलब है धोखा तो होगा ही होगा। धोखा का मतलब है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आपको मैं बताऊं, अभी कुछ पहले मूवी आई थी बाला, तो जिसमें जो हमारा अभिनेता था वो क्या करता है कि शादी करता है, और शादी जो करता है वो धोखे से करता है। मतलब वो
टकला था और टकले को छिपा करके उसने यमी गौतम जो हमारी अभिनेत्री थी उनसे शादी करता है उस मूवी में। और जब उनको पता चलता है तो फिर वो उसके ऊपर केस कर देती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब होता है धोखा, और क्षति का मतलब होता है, क्षति का मतलब ये होता है दोस्तों कि मान के चलिए कुछ ऐसा आपको नुकसान हुआ हो या फिर कुछ ऐसा संपत्ति में क्षति पहुंची हो या आपको मेंटली क्षति पहुंची हो, तो ये होता है कपटपूर्ण। तो क्षति का मतलब होता है डैमेज। दोस्तों डैमेज मतलब संपत्ति विख्यात। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूँ कि क्षति जो हमारी होती है वो संपत्ति हो सकती है, ख्याति हो सकती है, शरीर हो सकता है, मन हो सकता है। मन को भी क्षति पहुँच सकती है, शरीर को पहुँच सकती है और संपत्ति को पहुँच सकती है। ख्याति मतलब आपके प्रॉपर्टी वगैरह, उसको भी मतलब कि क्षति, मकान ज़मीन वगैरह को भी क्षति पहुँचती हो। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों। और 44 इस पर लागू होगा। तो थोड़ा सा नीचे एक्सप्लेन करता हूँ धोखा इसमें क्या होता है और बेईमानी और इसमें क्या होता है। कि देखो, धोखा निहित होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, धोखा निहित होता है लेकिन बेईमानी में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। और एक केस आया था, डॉक्टर बिमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो दोस्तों इसमें हुआ क्या था कि जो हमारी डॉक्टर बिमला थी, उन्होंने एक पॉलिसी में नाम निकिता कर दिया था। तो उनका ओरिजिनल नाम डॉक्टर विमला था, लेकिन उन्होंने पॉलिसी में क्या किया था, निकिता करवा दिया था। तो निकिता नाम करवाने से पॉलिसी वालों ने क्या किया, उन्हीं पर केस कर दिया कि भाई इन्होंने तो मेरे साथ धोखा किया है। जब ये केस पहुंचा तो पहुंचने के बाद वहाँ पे बताया, वहाँ पे जब पहुंचा तो कहा कि भाई इन्होंने तो धोखा किया है मेरे साथ, इन्होंने अपना नाम गलत बता दिया है पॉलिसी में। तो वहाँ पर जब पहुंचा तो कोर्ट में कहा गया कि देखिए, आपका ये कपटपूर्ण या धोखा ये तभी हो सकता है जब आपको कोई क्षति भी पहुंची हो। भाई उन्होंने, ठीक है मान लेते हैं कि उन्होंने अपना नाम तो बदलवा दिया, ठीक है उनका नाम विमला था, लेकिन उन्होंने पॉलिसी में कर दिया, लेकिन इससे जो इंश्योरेंस है, कंपनी है, क्या उसको कोई क्षति पहुंची है? तो ये इस केस में क्लियर किया गया था। अब दोस्तों आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, मतलब केस का मतलब कि केस क्यों बताते हैं सर, केस में क्या होता है क्यों? तो दोस्तों आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि एक क्वेश्चन केस का भी आता है आपके मूल विधि में। एक क्वेश्चन आपका केस से रिलेटेड आता है, जिसमें पूछा जाएगा कि ये केस में क्या कहा गया था या ये केस किस चीज़ से रिलेटेड है। अब जैसे मान लीजिए कि इसी को ले लेते हैं, वो पूछेगा कि ये जो बिमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको किस उसमें मतलब बताया गया है, ये किस केस से रिलेटेड है, इसमें क्या कहा गया। तो सीधा सीधा है कि उसमें धोखाधड़ी से रिलेटेड, कपटपूर्ण से रिलेटेड इसके अंतर्गत आता है, जिसको क्लियरिफाई किया गया। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है या कुछ अभी इसमें सुधार करनी है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि अभी क्या सुधार करना है और आप लोग कैसे वीडियो चाहते हैं और क्या क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों से फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग यूपी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वेरी इम्पोर्टेंट क्लासेस होंगी और इससे बाहर कहीं कुछ भी नहीं जाएगा, आप मेरा यकीन करिए। और आपको मैं सीक्वेंस में पूरी धाराएं, जितनी भी इम्पोर्टेंट धाराएं होंगी, उनको मैं
क्लियरिफाई करूँगा, आपको बताऊँगा। और आप जा कर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स लगाइएगा जा कर के, और देखिएगा आपके लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। फिर आकर के कमेंट करिए नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, वो जो भी है। लेकिन आप लोगों को बता दूं, अगर आपका भाई, आपका दोस्त, आपके रिलेटिव कोई भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको ये हेल्पफुल वीडियो भेजिए और बताइए कि इस यूट्यूब चैनल पर अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको मिलेगा और एक सीक्वेंस में कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। और कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपका ये कोर्स कंप्लीट हो।